नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। भारतीय रुपए को लेकर के ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारतीय रुपए को खस्ता हाल होने की बात कही जा रही है। इसमें बताया गया है कि अन्य एशियाई देशों के मुकाबले जो भारतीय रुपया है वो सबसे खराब परफॉर्मेंस कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसको लेकर के क्या बातें कही जा रही हैं, किस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से ये आम नागरिक को प्रभावित करेगा, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इसके उलट अन्य जो कई देश हैं, चाहे चीन की करेंसी की बात करें, रेनमिंबी की, या अन्य देश हैं जो फिलीपींस हैं, मालदीव्स हैं, इनकी हम बात करें तो ये वहीं मजबूत हुए हैं, लेकिन भारतीय रुपया कमजोर हुआ है। तो इसके पीछे किस तरीके के कारण हो सकते हैं और ये आम नागरिक की जेब को किस तरह से प्रभावित करेगा, इस पर हमने बात करने की कोशिश की है डॉक्टर प्रवीण झा से। डॉक्टर प्रवीण झा प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। हमने उनसे इस मामले पर बात की है और इस मामले को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रुपए की कीमत बाजार में घटती जा रही है डॉलर के मुकाबले, लेकिन अगर हम देखें वहीं पर जो अन्य एशियाई करेंसीज हैं, चाहे वो चीन की करेंसी की हम रेनमिंबी की बात करें या फिर तमाम अन्य जो देश हैं उनकी करेंसी की बात करें, वो वहीं पर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है। इसके पीछे जो ये दावा किया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या आधार आपको दिखाई दे रहा है? किन आधारों पर ये अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे कुछ तो एक लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो हैं, क्योंकि ऐसा है कि अरसे से, इनफैक्ट मान लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जो हमारी करेंसी रही है वो और करेंसीज की तुलना में कमजोर रही है। एशियाई करेंसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और वो 70 और 76 77 के बीच जो है उस रेंज में रही है। तो उसका जो एक मुख्य कारण है कि जिस तरीके से पिछले 5-7 वर्षों में हमारी आर्थिक स्थिति और देशों की तुलना में उतनी समर्थ नहीं दिखाई दे रही है, एक तो वो कारण है। दूसरा, अभी जो बहुत एक इमीडिएट ट्रिगर जिसको कहेंगे वो है कि पैसा यहां से तकरीबन $4 बिलियन जो है वो यहां से उसका आउटफ्लो होता है। हाँ, जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा है और जिसको हम कहते हैं कि जो हॉट मनी जिसको कहा जाता है, तो इक्विटीज में, शेयर्स में इधर उधर लोग लगाते हैं, तो वो जो एक विड्रॉल है, तो उससे तो एक इमीडिएट ट्रिगर होता ही होता है ना। उसके अलावा फिर मैं एक लॉन्ग टर्म इशू पे आ रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो डिपेंडेंस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, वो बहुत ही जबरदस्त है। वो एब्सोल्यूट क्वांटम उसका जो है वो काफी ज्यादा है, जैसा आप जानते हैं। एक तो 85% के आसपास है, और हम बहुत, एक चूंकि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हमारा इंपोर्ट भी जो है उसी हिसाब से ज्यादा होता है। तो जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं अभी हाल में, तो उसकी वजह से एक आशंका है कि शायद हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी और नहीं करेगी। तो जो कई फैक्टर्स मिल जाते हैं इस तरीके से कि क्या अंदेशा है हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या अनुमान है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में, उन सबको ये बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। अभी जो है एक इमीडिएट सेंस ये रहा है, जो लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, उनको लगता है कि शायद हमारी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो उस वजह से ये मार्केट जो मैंने बताया कि तकरीबन $4 बिलियन जो है उसका अगर आउटफ्लो होता है, तो उसके पीछे इसी किस्म के नेगेटिव किस्म के असेसमेंट्स हैं। तो क्या ये जो लोग हैं, जो निवेशक हैं विदेशी, लगभग 34,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, और इसमें अगर हम खास तौर से देखें कि जिस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, किसी भी एशियाई देश से सबसे ज़्यादा पूंजी निकली है अगर हम इस आंकड़े पर ही जाएं तो ये अचानक से क्यों इतना पैसा निकाले? क्या इसमें पॉलिसी की बात है, जो हम लोग की अर्थव्यवस्था की जो इस समय नीतियाँ चल रही हैं, क्या उसमें कोई खामी है जिस वजह से ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए, एक बात हमें मान के चलना चाहिए कि जो ओवरऑल पिछला 4-5 साल है, उसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं रही कि जिसमें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा
विश्वास जताया जा सके कि स्थिति बेहतर नहीं होती रही। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कोविड के पहले की। उसके पहले के जो 8 क्वार्टर्स हैं, जिसमें कि लगातार जीडीपी या सकल उत्पाद की जो दर है उसमें कमी आ रही थी, वो तकरीबन आधा हो गया था। ठीक कोविड के पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये कोविड काल आता है, जो चल ही रहा है, और इसमें तमाम किस्म की आशंकाएं जताई जा रही हैं अभी भी। तो कुछ तो ये सारे जो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म फैक्टर्स कहिएगा वो है। उसके अलावा ये जो पूरा मार्केट है ना, पैसा निकालना और वापस लाना, ये एक बड़ा ही एक जुए वाला मार्केट है ये जी। जिसमें कि कई बार वो हर्ड बिहेवियर काम करने लगता है। जैसा मैंने कहा कि तेल की कीमत अगर तेज हो रही है तो सडनली ये लगने लगना कि भाई इससे क्या होगा अर्थव्यवस्था पे असर, और पैसे को निकालने की बात शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्या है कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, प्रॉफिट बुकिंग की एक टेंडेंसी जो है, एक स्पेक्यूलेटिव जो सारे दायरे हैं अर्थव्यवस्था के, वो बहुत मजबूत हो गया है। तो जब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल टर्म्स में जो एक आर्थिक संरचना है उसमें कोई बहुत गिरावट न भी हुई हो, लेकिन ये जो पूरा कसिनो वाला जो एक ट्रेट होता है, जो जुए वाली बात होती है कि भाई पैसा बनाना है, अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। वैसे आप देखिएगा जहां तक एफडीआई का जो इनफ्लो रहा था, अगर पिछली तिमाही में देखें तो वो मजबूत हुआ था। सिर्फ एफडीआई के बारे में बता रहा हूं आपको जी। ठीक है। जो भी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोविड का जो एक भयावह दौर जो खास करके था इस अर्थव्यवस्था के लिए, उससे तो स्थिति बेहतर ही हो रही है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि कितनी बेहतर हो सकती है, क्या उस प्रतिमान को अगर हम ध्यान में रखें तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आशंका जो है और ये अनुमान, ये इस निर्णय को प्रभावित करता है कि आप कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अभी ये दौर है जबकि वो जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो इमीडिएट ट्रिगर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं वो तो स्पष्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरा जिसको मैंने कहा ना एक हर्ड मेंटालिटी होती है, ये जो पूरा सेगमेंट है जिसको हॉट मनी कहा जाता है, उसमें इस तरह की चीज आप ऐसा मान के चलें कि वो अपेक्षित है। अब ये बात जरूर है कि दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं एशिया की, उनकी तुलना में क्यों हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी थोड़ी और कमजोर पड़ गई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि इसके लिए जो है हमें पिछले 5-6 वर्षों को देखना होगा। ये बात सही है कि हमारी करेंसी में ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस बास्केट को आप देखें तो हम कहेंगे कि साहब बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। मिला जुला के सबका सार यही निकलता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें शंकाएं बहुत हैं, और उन शंकाओं को जैसे तेल की कीमत ने थोड़ा ऐड किया है, जो मैनेजमेंट की जो हमारी स्थिति है, आर्थिक मैनेजमेंट की जो स्थिति है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उसमें मैं आखिरी बात आपको ये कहना चाहूंगा कि जो डिमांड की स्थिति रही है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो काफी एक तरह से कहिए कि ढुलमुल सी रही है। जो कोविड काल से और जो चल ही रहा है अभी, उस पे जो एक फोकस होना चाहिए था, अटेंशन होना चाहिए था, जो ध्यान देना चाहिए था, उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। तो उसमें जो है मिला जुला के मॉनिटरी फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया। जो एक फिस्कल इश्यूज जो हो सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो हो सकती है, उस पर बड़ा कम ध्यान रहा। इसको लेके काफी बातचीत, काफी चर्चा हो चुकी है हमारी मीडिया में, हमारे जो एकेडमिक्स हैं उन सब के बीच, और एक तरीके से सहमति सी है। ये बहुत ही वीक पॉइंट रहा है हमारा। जो टोटल एक फिस्कल सपोर्ट जिस तरीके का चाहिए था अर्थव्यवस्था को, वो नहीं रहा है। दूसरी जगहों पे ये हमसे बेहतर रहा है। जी जी। मतलब मैं सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी एशियाई देशों की बात कर रहा हूं।
चीन या आप जिसकी भी बात करना चाहें, वियतनाम और ये जो सारे देश हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखें तो उनका मैनेजमेंट हमसे काफी बेहतर रहा, समर्थ रहा। बांग्लादेश हमसे बेहतर रहा, तो उसको ध्यान में लेना पड़ेगा हमें। अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाए प्रवीण जी कि ये एक आम नागरिक की, एक आम आदमी की जेब को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, जो रुपया कमजोर हो रहा है हमारा, वो किस तरीके से उन्हें प्रभावित कर सकता है, कैसे ये आयात निर्यात और इन सब चीजों का बोझ उन पर आने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है जो चर्चा में हम पहले ला चुके हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जी इस पे हमारी जो एक मजबूरी है कहीं और से लेना, अब वो तो हम रुपए में उसका पेमेंट तो होगा नहीं, बिल्कुल। वो पेमेंट तो जो है डॉलर में ही होना है। तो अगर डॉलर महंगा हो रहा है उसका क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब ये होता है कि जो मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के बारे में हाल में आपने काफी कुछ सुना है कि वैसे ही स्थिति काफी गंभीर है, चाहे होलसेल प्राइसेस की बात हो, चाहे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, खास करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो चाहे एग्रीकल्चरल वर्कर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारा पूरा है, मिला जुला के हम 90% के आसपास की आबादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्कफोर्स और आबादी ये तकरीबन एक ही जैसी हैं, इनफॉर्मल सेक्टर वाली। तो निश्चित तौर पे उन पे जो प्रभाव होगा इस मुद्रास्फीति के माध्यम से, तो नेगेटिव होगा ही होगा। उसके अलावा फिर क्या होता है, जो कनेक्टेड जो इम्प्लीकेशंस उसके होते हैं, उसका जो और असर होता है एक के बाद एक, जिसको कहते हैं रैचेट इफेक्ट, जिसको अर्थशास्त्री बोलते हैं, अगर आप उनको देखें तो उसमें क्या होता है कि इससे जो है उनकी जेब और मजलूम हो जाएगी। ये जो पूरा सेगमेंट है, जो बहुत बड़ा तबका इस देश का है, उनकी क्रय शक्ति जो है वो और कमजोर होगी। तो उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होगा, निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए कि इसका क्या असर होगा। उसके लिए क्या किया जा सकता है, चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन एक जो ऑटोमेटिक लिंकेजेस जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आपने पूछा मुझसे कि इमीडिएट क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हो गया, यानी मुद्रास्फीति पे। जो क्रय शक्ति में जो कमी आएगी देश के बहुत बड़े तबके के लिए इस वजह से, तो उसकी मांग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में उसकी भूमिका रहेगी। तो अगर एक राउंड के बाद अगले राउंड में आप इस तरह से चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था जब कमजोर होती है तो फिर आपके जो लेबर ऑब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो कमजोर होता है। तो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि विशस साइकिल एक ऐसा बनने लगता है, जो एक समझिए कि अनडिजायरेबल आउटकम से दूसरे अनडिजायरेबल आउटकम, तीसरे पे, और चलता रहता है, फिर वो सर्किल सा होता चला जाता है, जब तक कोई ऐसा कारण ना हो कि उसको वो तोड़ पाए। तो उसके लिए या तो पब्लिक पॉलिसीज उस किस्म की हो, या विदेश में कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे कि बड़ा समझिए कि अचानक अंतर हो जाए हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत कमजोर है, लेकिन इसके बहुत सारे जो अवयव हैं, आयाम हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो बहुत बड़ी चिंताओं का कारण है, बहुत बड़ी चिंताओं का कारण, जिसका एक तरीके से एग्रीगेट पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के बहुत बड़े हिस्से पे इसका असर पड़ता है। वो जो बहुत बड़ा तबका है वैसे ही मुश्किल में जी रहा है, उनको काफी एडवर्स तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। जी, और इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे कि ये इतने बड़े तबके को प्रभावित करने वाली चीज़ है जो ये हमारे सामने खबर आ रही है। क्या इसके लिए किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए? कौन किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इस स्थिति के लिए? और क्या आने वाले भविष्य में आपको इस स्थिति में, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़े तो हमें दिखा रहे हैं कि स्थिति और बुरी होगी, लेकिन क्या इसके आने के बाद, इन आंकड़ों के आने के बाद, क्या आपको लग रहा है कि सरकार कुछ इसमें करती, या भी जो भी जिम्मेदार है वो कुछ करता हुआ नजर आ रहा है आपको? और आगे आने वाली स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जिसको आप कहेंगे ना, जो अर्थव्यवस्था के लिए जो होता है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि
मांग की जो स्थिति है उसमें जो डिसरप्शंस हुए हैं या सप्लाई साइड में जो डिसरप्शंस होते रहते हैं, क्या वो मैनेजमेंट ठीक है? वो मैनेजमेंट जो है बहुत ही लचर किस्म का रहा है एक अरसे से, और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है कि कैसे ये इसको सुधारने की स्थिति में आ पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो ये होती है ना कि हम कहें कि हाँ भाई कहीं समस्या है, जब तक आप समस्या को अक्नॉलेज नहीं करेंगे तो समाधान कहाँ से ढूंढेंगे? बिल्कुल। अभी आप किसी भी सरकारी प्रवक्ता से पूछ लें, वो आपको कहेंगे साहब हम तो जो है इतना बढ़िया कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी का क्या कारण है? तो वो तो इसको नकार ही देते हैं ना। तो एक तरीके से ये है कि चलिए बाजार पे हम आश्रित हैं, बाजार में जो होगा उससे कुछ ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी तो बेसिकली पैसा उगाने के लिए जो जिसको कहते हैं ना कि फैमिली सिल्वर, और जो पूरा हमारा अर्जित धन कई दशकों का है उसको बेचने की जबरदस्त तैयारी चल रही है, चली ही जा रही है। इससे थोड़ा पैसा आएगा तो इनको लगेगा नहीं नहीं इस उस पैसे का हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कुछ समस्याएं हैं उसको हम एड्रेस करें। लेकिन वो भी देखने वाली बात है कि उसके दो पक्ष हैं कि जो इन संपत्तियों को जो खरीदेंगे वो किस मूल पे खरीदेंगे, सरकार को क्या मिलेगा, क्या उससे संभावनाएं फिर आगे बढ़ती हैं। अभी जो कैग का रिपोर्ट आया है वो यही बता रहा है कि तक 100 से ज्यादा उनका जो असेसमेंट है उस असेसमेंट को लेके भी बातचीत हो सकती है कि वो सही है गलत है, लेकिन वो बहुत ही नेगेटिव किस्म का असेसमेंट है। तो बता रहे हैं कि कईयों का तो एसेट वैल्यू जो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, जीरो है। मुझे बड़ी चिंता होती है जब इस तरह के असेसमेंट्स में देखता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी और वो बहुत अच्छी स्थिति में भी जो थी, आपने उनको ऐसे असेस किया, और एक के बाद एक कई सारे उदाहरण हैं इसमें कि उनको जो है कौड़ी के भाव आपने बेचने की बात सोच ली है। तो ये सब ये शायद कुछ करेंगे, इससे जो है कुछ लिक्विडिटी इनके हाथ में आएगी, उससे कुछ इमीडिएट प्रयास कर सकते हैं कि कहीं कहीं इंटरवीन किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो चाहिए ही ना सरकार को। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। क्योंकि पहली जो बात मैंने कही आपसे कि जब तक आप समस्या को अक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो आप समाधान के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ? आप तो देख रहे हैं कि वो छाती ठोक के कहा जा रहा है कि साहब ये राज्य, ये प्रदेश, ये देश सब जो है बहुत उन्नत स्थिति में है। तो अगर उन्नत स्थिति में है तो कुछ करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ा इसको लेके वो सीरियस हो जाते हैं, तो जो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने उगाहा है पेट्रोल पे टैक्स से, केंद्रीय सरकार के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग इस जानते हैं इस आंकड़े को कि 20 लाख करोड़ के आसपास जो है इससे उनको मिला है। आप इसमें से अगर कुछ करें तो उसका एक इमीडिएट जो फायदा ये होगा कि जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स जिससे अभी जो रुपया जो है लचर स्थिति में आ गया है डॉलर के मुकाबले में, तो अगर आप वहां पे इंटरवीन करें तो जो एक संभावना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, वो करना चाहें। हाँ, उसके अलावा अगर आप उसमें से कुछ टैक्सेस को और अपना कम करें तो मांग को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये संभावनाओं के परे है, जी। बशर्ते इच्छा शक्ति हो। तो मिला जुला के अंतिम बात में आपके इस प्रश्न के मद्देनजर ये कह रहा हूं कि मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है जो एक उचित किस्म का इंटरवेंशन इस संदर्भ में ये करेंगे। इमीडिएट कारण जो आपने बताया कि जो हमारा रुपया जो लुढ़का है, और दूसरा जो बाकी सारे और प्रतिमान है हमारी अर्थव्यवस्था के वो भी कमजोर हो रहे हैं, तो उसको भी मद्देनजर अगर हम रखें तो मुझे नहीं दिखाई देता है, मैं बहुत आशान्वित नहीं हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।
Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.